आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। ये थ्योरी कोवेलेंट कंपाउंड की शेप बताती है। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड कौन से शेप में एग्जिस्ट करते हैं उनकी शेप बताती है। तो इसको पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा ऑक्टेट रूल को रिवाइज़ कर लेते हैं। मतलब रिवाइज़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक चीज़ जानना है। जैसे ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और जैसे हम CO2 का एग्जांपल लेते हैं। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से CO2 के दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। C एक बॉन्ड और ये ऐसे। ये वाला स्ट्रक्चर सेम ही होगा अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो, क्योंकि इसमें और इसमें क्या है कि एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर भी दूसरा वाला ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही माने जाएंगे, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर है। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कार्बन का देखो, इसमें 1 2 3 4 और ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन के 4 ये हैं और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए ऑक्टेट रूल के हिसाब से। अब ये वाले स्ट्रक्चर में भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। जैसे देखो, इन तीनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। कार्बन के 1 2 3 4 5 6 शेयरिंग में ना ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ जोड़े जाएंगे। तो ये 6 इधर 2 इधर, इसके 8 कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन ये, 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 लोन पेयर। ये था कि ऑक्टेट रूल, इसमें भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, इसमें भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। अब ऑक्टेट रूल ये नहीं बताता कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा या ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर कोई एक मॉलिक्यूल इनमें से ज़्यादा स्टेबल है तो क्यों है वो ज़्यादा स्टेबल, ऑक्टेट रूल ये नहीं बताता। ये ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है, ये ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है। तो इसीलिए आया VSEPR थियोरी, ठीक है। ये थियोरी बताता है हमें मॉलिक्यूल्स की शेप और फिर उनकी स्टेबिलिटी भी बताता है और क्यों है वो ज़्यादा स्टेबल और कम वो भी बताता है। तो टेल्स ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स in which repulsion between electron pairs, in which repulsion between electron pairs of valence shell of an atom is minimum and distance is maximum. अब देखो, इसमें इसका मतलब समझते हैं कि वेस्पर थ्योरी क्या बताती है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिकल शेप बताती है। अब ये बेस्ड किस पर है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके रिपल्शन पर ये थ्योरी बेस्ड है। अब उनमें रिपल्शन, अब डिस्टेंस इज़ मैक्सिमम। अब देखो, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्शन कम होगा, है ना। तो ये थ्योरी इसी चीज़ पर बेस्ड है कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है और रिपल्शन कम होता है। किसके बीच में, या तो लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन देखा जाता है। मेनली ये बेस्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन पर, ठीक है। अब रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है, मतलब अब देखो, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं हम कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन वैलेंस शेल। ये वही सेम पॉइंट है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके रिपल्शन पर बेस्ड होता है। और रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं रिपल्शन ऑर्डर। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। इसमें सबसे ज़्यादा कैसे होता है, जैसे लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी 2 नेगेटिव चार्ज है ना। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, इनमें आपस में ही खुद रिपल्शन है। अब एक और लोन पेयर आ गया तो सारे नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें रिपल्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन
इससे कम होता है, और फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। अब है ये जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, ये फोर्स पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करती है। अब देखो ये समझते हैं हम, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो जो मॉलिक्यूल्स की शेप है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करती। कैसे कि अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करती है, मान लो एक मॉलिक्यूल है AB3, ठीक है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करती तो ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, सारे B नीचे होते हैं, सारे सराउंडिंग एटम नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। जो AB3 होता है, अभी हम समझेंगे कैसे होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है, ये बी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, शेप उसकी ये होती है AB3 की शेप। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम A और सराउंडिंग एटम B है, तो उसकी शेप ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वेस्पर थ्योरी ये बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स की या कोवेलेंट कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करती है। अब एक पॉइंट और है, ये जो शेप्स है ना, इनकी शेप्स है, ये डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड, डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड ओनली। मतलब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, फर्स्ट बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अब मान लो AB2 मॉलिक्यूल है, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये सेंट्रल एटम है A है ना, और ये सराउंडिंग एटम है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। फर्स्ट टाइम ये कैसे जुड़े हैं यही डिसाइड कर देता है कि इनकी शेप कैसी है। अब बाद में पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड बने या दो पाई बॉन्ड बने, शेप है ये सेम रहेगा, एटम्स ऐसे ही अरेंज रहेंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड से ज्योमेट्री पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब VSEPR थ्योरी से हम शेप कैसे निकालते हैं, VSEPR थ्योरी से हम शेप कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, टू फाइंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 8। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं भी बताती हूँ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 8 है ना। देखो अब मान लो एक मॉलिक्यूल है, मतलब जिसमें सेंट्रल एटम एक है, हम ABNLM, तो यहाँ पे A है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम, और B सराउंडिंग एटम है, और L लोन पेयर है, L क्या है, लोन पेयर है, और NM क्या है, N B का नंबर है और N जो है L का नंबर है। मतलब सराउंडिंग एटम कितने प्रेजेंट है, मान लो सराउंडिंग एटम 2 प्रेजेंट है तो N का नंबर 2 हो गया। मान लो सराउंडिंग लोन पेयर 2 प्रेजेंट है या 3 प्रेजेंट है तो M का नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब ये समझ आएगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें जो कोशेंट होता है, डिवाइड हम करेंगे तो हमें इसको पूरा पॉइंट में नहीं ले जाना है, इसको बस डिवाइड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर को एज इट इज़ छोड़ देना है। तो जो कोशेंट होता है वो B का नंबर होता है, यानी कि वो N के बराबर होता है, और जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दो तो वो लोन पेयर आ जाता है, यानी कि M का नंबर आ जाता है, ठीक है, M आ जाता है। अब ये वाली जो ट्रिक है ना, ये शेप निकालने का ये जो फॉर्मूला है, ये हर किसी पे वैलिड नहीं होता है। 2 तरह की मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ होती है जिस पे ये वैलिड नहीं होता है, तो मैं लिख देती हूँ वो, दिस फॉर्मूला और ट्रिक, ठीक है, इज़ नॉट वैलिड फॉर पहला ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, मतलब ऐसी स्पीशीज़, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि CH3, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इस पे ये वैलिड नहीं होगा। और दूसरा है मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइड्रोजन एज सराउंडिंग एटम, हैविंग हाइड्रोजन एज सराउंडिंग एटम, जैसे कि CH4 है,
इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, तो ये फार्मूला इस पर वैलिड नहीं होगा। मतलब कि इस फार्मूले से हम इसका शेप पता नहीं कर सकते, वो गलत आएगा इस फार्मूले से करेंगे तो। ठीक है, तो किस तरह से करना है, इसका दूसरा तरीका है करने का, वो देखेंगे कैसे करना है। अब देखो, मैं आज ना हम सिर्फ वो मॉलिक्यूल करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स का शेप करेंगे जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो ना 7 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल टाइप है, मॉलिक्यूल टाइप, और ये शेप है, शेप है, तो 7 है। ठीक है, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7। अब AB2 की शेप होती है लीनियर, AB3 की शेप होती है, AB3 की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, AB4 की होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, AB5 की होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, AB6 की होती है स्क्वायर बाईपिरामिडल, स्क्वायर बाईपिरामिडल, और AB7 की होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ये तो नाम है इसके, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब शेप कैसी होती है अब वो देखते हैं। मॉलिक्यूल टाइप, और यहाँ पे लिखते हैं शेप। पहला है AB2, AB2, AB2 की शेप ऐसे होती है, ए सेंट्रल एटम है और बी ऐसे होता है। ये ना हम फॉर्मूले से निकालना भी सीखेंगे, पर पहले मैं आपको ये शेप सिखा दे रही हूँ कि AB2 की ऐसी होती है। पहले आप ये याद कर लीजिए, फिर फॉर्मूले से निकालना वो बहुत इजी है, वो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, AB2 की शेप ऐसी होती है। अब इसकी शेप लीनियर होती है, नाम हमने पहले ही देख लिया था, लीनियर होती है, ऐसी होती है। अब देखो, ये जो 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं ना, इनके बीच में एंगल होता है, एंगल बन रहा है थीटा, तो इनके बीच में थीटा कितना है, 180 डिग्री का है। कितने एंगल है, एक ही एंगल प्रेजेंट है ऐसा, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, 2D में प्रेजेंट है। अब दूसरा टाइप था AB3, AB3, इसकी शेप क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो, नाम में ही प्लेनर है, मतलब ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसकी शेप कैसी होती है, ये ए सेंट्रल एटम है और ये सराउंडिंग एटम हो गए, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें जो थीटा होता है ना, ये थीटा, ये 2 बॉन्ड पेयर के बीच में थीटा, इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल, और इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल, ये तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो इसमें होता है थीटा होता है 120 डिग्री। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और तीनों बराबर होते हैं। ये था ट्राइगोनल प्लेनर। और अब तीसरा टाइप क्या था, AB4। AB4 क्या है, टेट्राहेड्रल, है ना, थोड़ा नीचे कर देती हूँ। इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। अब इसकी शेप कैसी होती है, ये ए है, ये बी, ऐसे बना दो, ये बी है, ये इसकी शेप होती है, ये रियलिटी में ऐसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब देखो, ये नॉन प्लेनर होता है सबसे पहली बात तो, मतलब 3D में होता है, ये नॉन प्लेनर है। अब इसमें जो एंगल होता है ना, ये सारे एंगल बराबर होते हैं, और ये एंगल होता है 109.5 डिग्री, और ये हमें 4 दिख रहे हैं, पर ये 3D में एग्जिस्ट करता है। हमने तो 3D मॉलिक्यूल को 2D में बनाया है, पर ये 3D में एग्जिस्ट करता है, तो 3D में बनाने पर इस पर ना ऐसे एंगल 6 आते हैं। तो ये गलती कर देते हैं हम, यहाँ पर हमें 4 दिखते हैं, हम 4 ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 6 एंगल होते हैं, और 6 के 6 बराबर होते हैं। ये नॉन प्लेनर। और फोर्थ टाइप है 5, AB5 होता है इसका नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप ध्यान से देखो, मैं यहाँ साइड में बना रही हूँ इसकी शेप। पहले तो ये ऐसे डॉट 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 ये बना लो, ये आपको हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये देखो, ए है, ये 3 बॉन्ड है ना, और ये बी सराउंडिंग एटम ऐसे जुड़े होते हैं इसमें। अब देखो, जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल मतलब कि ट्रायंगल में जो ये तीनों बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, ये तीनों बॉन्ड पेयर एक प्लेन में प्रेजेंट है, और ये अलग प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब कि ये नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है पहली बात तो।
और दूसरी बात थीटा, देखो जैसे ये एक जैसे ये मान लो कि ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में तीन एटम प्रेजेंट है, ये तीन, 1 2 और 3 बी, और ये जो ऊपर वाला बी है ना, ये वाला बी, ये ऐसे खड़ा है इस पे, ठीक है, ऐसे खड़ा है। तो अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, मान लो ये तीन ऐसे है ना, ये तीन ऐसे हैं, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दूँ तो ये देखो एल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। थोड़ा इसमें दिख नहीं रहा पर आप समझ पा रहे होगे, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, ये जेड एक्स जेड हमें और वाई जेड हमें, हमने इसको, ये 3D होता है, हमने इसको 2D में बनाया है, तो ये 90 डिग्री दिख नहीं रहा, लेकिन ये होता है 90 डिग्री का, है ना, ये सब, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे ये 90 डिग्री के एंगल है, वैसे ये तीन एक प्लेन में प्रेजेंट है और ये अलग प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये इन तीनों के साथ ना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और ये जैसे ये ऊपर वाला इन तीनों बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वैसे ही ये नीचे वाला भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें थीटा, पहले देखो ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री के एंगल 6 होते हैं। 6 कैसे बने? 6, 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। अब ये प्लेन वाले मॉलिक्यूल्स, मतलब प्लेन वाले बॉन्ड पेयर, देखो ये वाला भी तो थीटा बन रहा है, इनके बीच में भी तो एंगल बन रहा है ना। अब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, इनके बीच में एंगल होता है 120 डिग्री, और ये 3 एंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये वाला हो गया और एक इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है, ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर, इनके बीच में एंगल, और एक ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर, मतलब प्लेन के बीच में जो आ रहे हैं, एक ही प्लेन में जो आ रहे हैं वो, तो ये 120 डिग्री हो गया। अब देखो ये जो दो बॉन्ड पेयर है, ये वाला ए बी और ये वाला ए बी, ये लीनियर है ना, तो इनके बीच में थीटा है 180 डिग्री, और ये एक होता है 180 डिग्री का। अब देखो इसके नाम में ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, इसको पिरामिडल क्यों बोलते हैं? देखो ये जो प्लेन में बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है ना, इस सबको इस वाले से जो तीसरे प्लेन में प्रेजेंट है ना, उसको जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ दिया, तो ये पिरामिड, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। और नीचे वाले को भी ऐसे ही जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। एनसीईआरटी में भी इसी तरह से बना हुआ है। तो ये नीचे भी पिरामिड बन रहा है, ऊपर भी पिरामिड बन रहा है, इसीलिए इसको बाई पिरामिडल बोलते हैं। अब एक और बात इसमें, ये इक्वेटोरियल एक्सिस है और ये एक्सियल एक्सिस है, तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, बॉन्ड लेंथ वो एक्सियल की ज़्यादा होती है और इक्वेटोरियल की कम होती है। बॉन्ड लेंथ एक्सियल की ज़्यादा होती है, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो ये स्टेबल ज़्यादा होंगे, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। बॉन्ड एंगल इसका उल्टा कर दो, बॉन्ड एंगल इसका उल्टा कर दो, एक्सियल की कम होती है, इक्वेटोरियल की ज़्यादा होती है। कोई एक चीज़ याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये वाला याद रख लो, बॉन्ड एंगल, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ याद रख लो, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। AB6 का नाम क्या था? स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल का एक और नाम है, इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, है ना। अब इसकी शेप कैसी होती है? स्क्वायर है ना, तो पहले ऐसे बना लो, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी मैंने ऐसा क्यों बनाया, ठीक है। सेंट्रल एटम ए है और ये बी है, ये बी है, 2 बी ऐसे अरेंज होते हैं, ये सारे बी है, 6 बी हो गए, मतलब 6 सराउंडिंग एटम हो गए। अब देखो स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये जो स्क्वायर बनाया है ना, ये स्क्वायर में जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है ये एक प्लेन में प्रेजेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में हमने किया था, वो ट्रायंगल बनाकर ऐसे करके, है ना, वो एक प्लेन में था और ये दोनों अलग प्लेन में थे। ये भी ऐसे ही है, स्क्वायर वाले जो बॉन्ड पेयर है वो एक प्लेन में प्रेजेंट है और ये अलग प्लेन में, यानी कि ये भी नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, मतलब AB6 टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो नॉन प्लेनर होंगे, ठीक है। अब देखो ये सारे हो गए। अब इसकी एक बात, एंगल्स, इसमें भी हम एंगल्स देखेंगे। तो इसमें ये वाले जो एंगल है, जैसे ये प्लेन में है और ये इस पे तीसरे प्लेन में, वही XYZ एक्सिस वाला। अब जैसे देखो ये 4 ऐसे स्क्वायर बना रहे हैं, है ना, एक प्लेन में प्रेजेंट है ये, और ये तीसरा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बी वाला बॉन्ड, ये इस पे ऐसे खड़ा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हर किसी के साथ, देखो,
है ना, 90 डिग्री का एंगल। तो कितने एंगल बन गए, 4 एंगल बन गए 90 डिग्री के। इस वाले बॉन्ड पेयर के साथ एक, इस वाले बॉन्ड पेयर के साथ एक, मतलब इसका और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, इसका और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, और सिमिलरली इन सब का भी। तो 4 90 डिग्री के एंगल ऐसे बन गए, और 4 इसी नीचे वाले की तरफ से भी बनेंगे। ये भी तो एंगल बनाएगा ना इन सब के साथ। तो 90 डिग्री के कितने एंगल हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए। अब ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो एंगल है ना ये भी 90 डिग्री होता है। तो एक, फिर ये प्लेन में जो प्रेजेंट है ना, देखो 2 3 4, तो ये वाले जो थीटा है कितने हो गए 90 डिग्री के, 4 ऊपर 4 नीचे 8, और 4 इसी प्लेन में 12 हो गए। तो 90 डिग्री के 12 एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक ये वाला एंगल, ये वाला बॉन्ड पेयर है ना, और एक ये वाला बॉन्ड पेयर, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये लीनियर है। तो 180 डिग्री का एक ही एंगल होता है इसमें। और स्क्वायर बाईपिरामिडल में एक्सियल और इक्विटोरियल की लेंथ बराबर होती है, ठीक है, इक्विटोरियल की लेंथ बराबर होती है। एंगल भी सारे बराबर ही है, ये देखो इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, और आपस में भी 90 डिग्री के एंगल बना रहे, लेंथ बट और एंगल दोनों बराबर है। ये तो लीनियर है तो इसका 180 डिग्री है। ये था स्क्वायर बाईपिरामिडल। अब इसमें भी बाईपिरामिडल नाम है, तो पिरामिड, इसमें भी पिरामिड बन रहा है। कैसे बन रहा है पिरामिड, देखो जो एक प्लेन में सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है ना, उसको जोड़ दो जो दूसरे प्लेन में प्रेजेंट है, इसको इससे जोड़ दिया, ये भी इसी प्लेन में प्रेजेंट है, इससे जोड़ दिया। अब इस वाले को इससे जोड़ दिया, और इस वाले को इससे जोड़ दिया, ये बन रहा है ना पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर। और नीचे वाले को भी ऐसे ही जोड़ दो, ये वाले एक प्लेन में जो है इसको दूसरे प्लेन वाले में से जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। एनसीईआरटी में ऐसे ही डायग्राम्स बने हुए हैं। तो ये बन गया बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, तो इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये ऐसे जुड़े हुए होते नहीं है, मतलब ये पिरामिड जैसे ऐसे दिखते हैं, क्योंकि ये 3D में प्रेजेंट है, तो इसीलिए बाई पिरामिडल बोलते हैं। ये था AB6। और लास्ट टाइप है AB7। AB7 इसका नाम क्या है, पेंटागोनल। एक साथ ही स्टार्टिंग में मैंने सारे नाम बता दिए। ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये भी नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर है ना। अब इसका स्ट्रक्चर पेंटागन, पेंटागोनल पेंटागन से आ रहा है, तो पहले पेंटागन बना लो। पेंटागन बना लिया। अब सेंट्रल एटम बीच में रख दिया। अब ये सराउंडिंग एटम्स है इसके। अब 2 ये अलग प्लेन में प्रेजेंट है। अब देखो ये पेंटागन जो बन रहा है ना, अब ये वाले जितने भी एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, और ये दोनों अलग प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये भी नॉन प्लेनर हो गया। अब इसमें भी एंगल देखते हैं। सबसे पहले तो यही ऊपर वाला एंगल कि ये पांचों एक प्लेन में हैं और ये अलग प्लेन में, तो इन सब के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वही XYZ वाला, XYZ एक्सिस वाला तरीका, उसी तरीके से, ठीक है, जैसे हाथ रख के स्क्वायर का बताया था वैसे ही इसका भी होगा। इसमें ये वाला जो बॉन्ड पेयर होगा ये इन पांचों बॉन्ड पेयर के साथ 1 2 3 4 5, इन पांचों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो ये 5 जो सेम प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है, 90 डिग्री का। तो एक तो ये बना लिया इसने 5 एंगल। ये वाला बॉन्ड पेयर भी तो बनाएगा नीचे से 5 एंगल, ये तो 90 डिग्री के 10 एंगल्स हो गए, ठीक है। अब ये पेंटागन है, पेंटागन के बीच में ये 72 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 और ये वाले 4, ये 5, तो 72 डिग्री के 5 एंगल्स प्रेजेंट हैं। ये वाले लीनियर है, 2 बॉन्ड पेयर, इन 2 बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी कि लीनियर है, ये इसमें एक ही प्रेजेंट होता है। अब देखो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में हमने देखा था, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में हमने देखा था कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है ना वो इक्विटोरियल से ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें उल्टा है। पेंटागोनल बाईपिरामिडल में बॉन्ड लेंथ, पेंटागोनल बाईपिरामिडल में बॉन्ड लेंथ एक्सियल की कम होती है और इक्विटोरियल की ज़्यादा होती है। किस लिए, ताकि डिस्टेंस को ये मैक्सिमम कर सकें। डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगा, रिपल्शन मिनिमम होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, जैसे कि
ये फार्मूला हमने पढ़ा था शेप निकालने के लिए। अब शेप तो हमने सीख ली कि शेप का नाम क्या है और शेप दिखती कैसी है वो सीख ली। अब इस फार्मूले को यूज़ कैसे करना है अब वो देखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं PCl5। PCl5, अब इसका हमें शेप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, है ना। इसका शेप का फॉर्मूला क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स का मिला के देखना है, ठीक है। तो एक तो फॉस्फोरस है, ये 15 पे आता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। क्लोरीन 17 पे आता है, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, और ये इसके लास्ट शेल में, यानी कि वैलेंस शेल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फॉस्फोरस के 5 हो गए, प्लस क्लोरीन के कितने, 7 हो गए। अब क्लोरीन एटम कितने, 5 प्रेजेंट है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। फॉर्मूले में क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सारे क्लोरीन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे और अपॉन में 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40/8। तो अब इसको काट दो, 5 आ गया, यानी ये 5 किसकी वैल्यू आई है। अब ये हमने किया था ना, 5 किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। या तो आप ऐसे याद रख लो कि ये n है, या फिर सीधा ऐसे याद रख लो कि जो कोशेंट होता है वो b होता है। हमने पढ़ा था ना कि जो कोशेंट होता है वो n के बराबर होता है, यानी कि b का नंबर होता है, b का नंबर होता है, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, है ना। ऐसे नंबर ऑफ b एटम्स, नंबर ऑफ b एटम्स और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, है ना। हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड से ही वो शेप डिसाइड होता है, तो ये बी क्या, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो सिंपल सा है कि आप ऐसे याद रखो कि जितना ये क्वोशंट आएगा ना, वो बी का नंबर है, नंबर ऑफ बी एटम्स है। मैंने तो ऐसे याद रख रखा है, आप ये भी याद कर सकते हो। समझो तरीका क्या है शेप निकालने का, ठीक है। अब देखो, यानी कि इसमें क्या आ गया, सेंट्रल एटम तो एक ही होता है, तो ये ए है, और बी कितना आया, क्वोशंट हमारा कितना आया, 5 आया, है ना। तो यानी कि ए बी 5 आया, PCl 5 है, मतलब PCl 5 है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसमें लोन पेयर नहीं है एक भी, हमने अभी सिर्फ बिना लोन पेयर वाला पढ़ा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, AB5 हमने पढ़ा था, क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये याद करना पड़ेगा आपको नाम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये ट्राइंगल बन रहा होता है हल्का हल्का, मतलब ट्राइंगल बन रहा होता है, डॉटेड स्ट्रक्चर में हमने बनाया था समझने के लिए, और ये बी है। तो इसी तरह से PCl5 का बना दो, कैसे बनेगा PCl5 का, ये P है, सेंट्रल एटम है, ये 3 क्लोरीन सेम प्लेन में और ये 2 अलग प्लेन में। और अगर बॉन्ड लेंथ पूछी जाएगी तो किसकी ज़्यादा होगी, एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, एक्सियल वाला ये है, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और ये इक्विटोरियल है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना। और एंगल पूछ लिया जाए अगर, तो कितने हैं, ये वाला इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सेम प्लेन में जो है, कितने एंगल बना रहा है, 3 और 3, 3, ये वाला बॉन्ड पेयर इन तीनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और फिर ये वाला भी एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, तो 6 एंगल हो गए 90 डिग्री के, है ना। और ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री एंगल होता है, कितने, 3 होते हैं। और ये वाला एंगल ये 180 डिग्री है ना, एक 180 डिग्री का एंगल होता है। देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये तो 120 डिग्री, ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये ग्रीन वाला 120 डिग्री है, ठीक है। और 90 डिग्री का कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री के ये एंगल बन रही है, ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये इसके साथ बना रहा है, फिर यही बॉन्ड पेयर इसके साथ बना रहा है ना, क्योंकि ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है, ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है। ये तो हमने 2D में हमने 3D स्ट्रक्चर को बनाया है, ये नॉन प्लेनर होता है। और वैसे ही नीचे वाला भी इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, और ये वाला जो इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल समझाने के लिए स्ट्रक्चर बना कैसे PCl5 का, यहाँ पे दिखा देती हूँ PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे बना इसका। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हौच पौच हो गया, यहाँ देखते हैं
P, ये 3 Cl जो सेम प्लेन में प्रेजेंट है और ये 2 अलग प्लेन में प्रेजेंट है। ये हो गया फाइनल स्ट्रक्चर PCl5 का। बाद अगली वीडियो में लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन, जैसे अभी PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया ना, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में लेकर आऊँगी, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे।